हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की तैयारी सेल्फ स्टडी के माध्यम से कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया हुआ था कि वे यूट्यूब चैनल्स और अन्य जो मार्केट में पॉपुलर किताबें हैं उनको पढ़ने के बावजूद भी अभी हाल फिलहाल में जितने भी प्रवक्ता या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट्स आया हुआ है उनमें उनको सफलता नहीं मिली है। किसी का 1 नंबर से रुका है, किसी का 2 नंबर से रुका है। तो अब वे खुद से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो कैसे उसकी तैयारी करें, किन किन किताबों का अध्ययन करें, तो उस चीज़ पर मैं आज फोकस करूँगा। क्योंकि जब खुद हम तैयारी करते थे सन 2012 से लेकर 2017-18 तक हमने कंपटीशन एग्ज़ाम दिए और आज लगभग 4 वर्षों से हम अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं। इन दोनों अनुभवों के आधार पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे पॉपुलर किताबों को पढ़ते हुए और कुछ जो बेसिक किताबें हैं उनका अध्ययन करके सेल्फ स्टडी के माध्यम से हम परीक्षाओं में उतरें। कई बार क्या होता है कि परीक्षा की तैयारी करने के लिए बच्चे एक से अधिक चैनल भी सब्सक्राइब कर लेते हैं यूट्यूब पे और ढेर सारी किताबें रख कर फिर कंफ्यूज होने लगते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी किताब नहीं पढ़ें। और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी रख लेते हैं अलग अलग पब्लिकेशंस का और फिर बहुत कन्फ्यूजन होने लगता है। अब तमाम जो रिजल्ट्स आए हैं जिसमें कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, यूपी जीआईसी के प्री का रिजल्ट भी आया है। तो जो लोग सक्सेस हुए हैं वो आगे की परीक्षा की तैयारी करेंगे, जिन लोगों का नहीं हुआ है अब सफलता असफलता इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है कि जब हम तैयारी करते हैं तो पिछले बार जो पेपर हुआ रहता है उसके आधार पर हम तैयारी करते हैं। कई बार जो हमारी तैयारी चलती रहती है पेपर्स के आधार पर, तो परीक्षा में हम अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं। कई बार पेपर थोड़ा सा पैटर्न से हटकर नए पैटर्न पर बन जाता है तो पेपर हमें कठिन लगने लगता है। तो जब भी हम पॉपुलर किताबों को पढ़ते हैं, पॉपुलर करने का जो मेरा यहाँ पर संदर्भ है कि जिन किताबों को मैंने भी बताया था कि गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे और उमेश तिवारी की किताबों को आप पढ़िए ताकि आप कम समय में जल्दी से सिलेबस को कर सकते हैं। चाहे टीजीटी का कब सिलेबस हो, चाहे पीजीटी का सिलेबस हो, चाहे डीएसएसबी के सिलेबस भी हमने चर्चा किया था। इसके अलावा यूपी जीआईसी के एग्ज़ाम्स के बारे में भी। तो कम समय में आप ऑब्जेक्टिव किताबों को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से और वक्त लेकर कम से कम किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आप 6 महीने का समय बनाकर चलिए। उसमें से 3 महीने में आप बेसिक किताबों का अध्ययन कर लीजिए और फिर 3 महीने तक आप उन बेसिक किताबों के माध्यम से प्रैक्टिस सेट और अन्य जो भी आपका कमज़ोर पक्ष है उसको मजबूत करने की कोशिश करें। तब जाकर आप कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करूंगा कि कैसे हम जो वस्तुनिष्ठ किताबें हैं जिनसे कि कई लोगों ने नेट जेआरएफ निकाला, कई प्रवक्ता भी बन गए। तो जो बन गए उनके लिए तो परीक्षा एकदम इजी थी। लेकिन जिनका 1 या 2 नंबर से रुक रहा है, 3 नंबर से रुक रहा है, 5 नंबर से रुक रहा है, उन विद्यार्थियों के लिए ये लेक्चर थोड़ा सा उनका हौसला बढ़ाने वाला हो सकता है। उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बिना आप बेसिक किताबों का अध्ययन किए हुए अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं ला सकते हैं। बेसिक किताबें कौन कौन सी हैं? अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करूं उसमें भी हिंदी साहित्य का इतिहास, तो मुख्य रूप से आपको 4 किताबों को पढ़ना ज़रूरी है, जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। क्योंकि आपने देखा कि पिछली बार यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों की परीक्षाओं में डॉक्टर बच्चन सिंह से ज़्यादा प्रश्न आए हुए थे। तो इन 2 किताबों का आपको अध्ययन करना जरूरी है। तीसरा जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य एवं संवेदना, भाषा का और संवेदना का विकास, ठीक है। और हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र जो कि संपादित किताब है। तो
एक तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास आप इससे कवर कर लीजिए। कई बच्चों का सवाल ये हो सकता है कि इन सारी किताबों को पढ़ने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि आप जब पॉपुलर किताबों को पढ़ते हैं, वस्तुनिष्ठ किताबों को पढ़ते हैं, उन किताबों को बार बार पढ़ते पढ़ते आप एकदम से याद भी कर लेते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता है। लगता है कि कुछ कुछ पाठ्यक्रम का अंश छूट गया है। लेकिन इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो एक आपको समझ विकसित होगी, एक दृष्टि विकसित होगी, और आपके मन में एक रहेगा कि हमने इन किताबों का अध्ययन किया है। और उनका अध्ययन कैसे किया जाए, इस पे हमने वन लाइनर या फिर महत्वपूर्ण कथन करके बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश हो जाता है हिंदी साहित्य में हिंदी गद्य का साहित्य। ठीक है, इसके इतिहास का अध्ययन करने के लिए हिंदी गद्य का इतिहास रामचंद्र तिवारी की जो पुस्तक है, करीब 1100-1200 पेज की पुस्तक है, और उसमें सन 2019-20 तक की रचनाओं को एक जगह कलेक्ट किया गया है। और बाकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी विषय वस्तु के बारे में भी चर्चा की गई है। तो उनका अध्ययन आप लगातार करते रहिए, जिससे कि आपके पढ़ाई में हिंदी गद्य का जो इतिहास है उसको व्यवस्थित रूप से आप समझ सकते हैं। तो ये इस किताब को पढ़िए। भाषा विज्ञान का जो पोर्शन है, भाषा विज्ञान तो आप ऑब्जेक्टिव किताबों से भी कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें कि उमेश तिवारी की किताब पढ़ सकते हैं, या फिर गोविंद पांडे की किताब में भी दिया हुआ है। तो बेसिक तौर से जो भाषा विज्ञान से 8-10 प्रश्न आते हैं उनको आप आराम से हल कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी से अध्ययन करना चाह रहे हैं तो देवेंद्र नाथ शर्मा भाषा विज्ञान की भूमिका, इस किताब को आप खरीद लीजिए, पढ़िए। अगर काव्य शास्त्र के बारे में चर्चा करूं तो इसको लेकर बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी किताब अच्छी है, किस किताब को पढ़ना चाहिए। तो अभी तक काव्य शास्त्र की किताब मैं बताऊं तो भगीरथ मिश्र की किताब आप अच्छे से उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, तो आपको हेल्प मिलेगी। और ज़्यादा आप नॉलेज प्राप्त करना चाह रहे हैं तो बिहार भाषा परिषद से एक किताब आई है हीरानंद सहाय की, भारतीय काव्य शास्त्र नाम से। काफ़ी मोटी किताब है, लेकिन उसमें एकदम आपको एक एक बिंदु क्लियर करके दिया गया है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर व्याकरण की बात करें, हिंदी व्याकरण की, तो 2 किताबों को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। पहली किताब हरदेव बहारी की, दूसरी वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब को आप पढ़िए। ज़्यादा किताबों को पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। संस्कृत काव्य शास्त्र की अगर बात करूं तो जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो उस समय बलदेव उपाध्याय की किताब को पढ़ा था, संस्कृत साहित्य का इतिहास। और जो भी पाठ्यक्रम में कवि लगे थे, महाकवि लगे थे, उसके आधार पर नोट्स बनाया था। तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, या फिर जब भी आप बुक शॉप पे जाइए और जिसकी भाषा शैली या फिर जो भाषा सरल लगे उस किताब को आप खरीद सकते हैं। और ख़ास तौर से जो बच्चे संस्कृत से ऑनर्स किए हों या फिर पीजी किए हों, उनसे भी आप एक बार पूछ सकते हैं कि वर्तमान समय में, क्योंकि जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत लोगों ने लिखा है, वैसे ही संस्कृत साहित्य का इतिहास भी लिखा गया होगा। तो वर्तमान में कौन सी किताब ज़्यादा अच्छी चल रही है, तो आप पता करके उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करिए। 6 महीने का वक्त लेकर एकदम से लग जाइए। जब से नई वैकेंसी आ रही है, चाहे उसका विज्ञापन आ रहा है या फिर अखबार में जो भी खबरें आ रही हैं, उनके आधार पर अपनी तैयारी को आप शुरू कर लीजिए। ख़ास तौर से ध्यान रखने की बात यही है कि जब भी हम कोई तैयारी करते हैं तो पिछली बार कैसे प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों के आधार पर हम चाहे सेल्फ स्टडी करें, चाहे ऑब्जेक्टिव किताबों का अध्ययन करें, उसी टाइप के प्रश्न को खोजते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लगता है कि इस बार भी उसी टाइप का प्रश्न आएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रश्न चेंज हो जाते हैं, उनके पूछने की शैली भी चेंज हो जाती है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर हम कट ऑफ का इंतज़ार करने लगते हैं कि कितनी कट ऑफ जा रही है। और अक्सर जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं वो अपना जहाँ तक अंक पाते हैं वहाँ तक कट ऑफ ले जाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तक कट ऑफ, लेकिन अगर आप कट ऑफ तक ही पहुँच पा रहे हैं तो भी सिलेक्शन होना मुश्किल है। इसलिए कट ऑफ से कम 10-15 सवाल आपके ऊपर होने चाहिए, तभी आप सेफ जोन में हैं और चयन की सूची में
शामिल होने योग्य हैं। तो इस तरीके से आप जानकारी के लिए पिछले पेपर्स को देखिए, उनके जो भी प्रश्न आए हैं उन पर विचार करिए, लेकिन उसी टाइप से अध्ययन करने की कोशिश न करें, बल्कि समग्र रूप में पूरे पाठ्यक्रम को देखने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद है कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप जिन जिन किताबों का मैंने जिक्र किया है उन किताबों को खरीदेंगे और फिर 5-6 महीने तक हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है। ये भी नहीं देखना है कि मेरे पास समय नहीं है। कई बच्चों को समय का अभाव कई बार हो जाता है, तो आप टाइम टेबल बनाकर इन किताबों को नियमित रूप से पढ़िए और बाकी जब 3 महीने तक अध्ययन कर लें, इसके बाद प्रैक्टिस और अन्य जो ओल्ड पेपर्स हैं उनको हल करने की कोशिश करें, तो निश्चित तौर पर प्रवक्ता संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर बताया और बहुत सारे आप सक्सेस बच्चों से पूछेंगे तो वो भी यही आपको बताएंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सभी को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए थोड़ा सा बूस्टर साबित हुआ होगा।